Hello, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel Commerce Net Express. My dear friends, आज हम एक इम्पोर्टेंट सेशन करने वाले हैं जो रिलेटेड है HTET से, और ये HTET के लेवल 3 PGT कॉमर्स में आया था। आज हम उसका सोल्यूशन करेंगे कॉमर्स पेपर जो प्रीवियस ईयर 2016 में आपको देखने को मिला था। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कॉमर्स से रिलेटेड है, चाहे वो आपका DSSB हो, KVS हो, NVS हो या फिर कोई अदर स्टेट का कोई भी टीचिंग एग्जाम जो कॉमर्स से रिलेटेड है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन करेंगे और इससे आइडिया होगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड में है, और इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के, बिना किसी परेशानी के अगर हम चलें तो आगे बढ़ते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने देखिए PDF फाइल ओपन हो चुकी है कुछ इस तरह से। अगर हम नीचे चलते हैं तो आपको कॉमर्स का सेक्शन मिलेगा नीचे। इससे पहले हम इसी का ही हिंदी, इंग्लिश सेक्शन वगैरह जो भी CDP था सब हम इसका ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, सोल्यूशन कर चुके हैं, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे DSSB, KVS, NVS के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर थे सभी का सोल्यूशन किया है, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो कॉमर्स से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने 91 जो है, कमीशन रिसीव्ड इज। अगर कमीशन रिसीव होता है तो क्या माना जाता है, रियल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट या लायबिलिटी। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक कमीशन रिसीव्ड होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर बजट इज अ। मास्टर बजट क्या है, एक फंक्शन बजट है, ऑपरेटिंग बजट है, समरी बजट है, फाइनेंशियल बजट है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा उसका, एक समरी बजट है। मास्टर बजट को हम समरी बजट कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे बजट है इंक्लूड होते अदर डिपार्टमेंट्स के भी। ओके, पूरा ब्यौरा होता है उसके अंदर। 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इनमें से कौन सी स्टेज है जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड नहीं है, इंट्रोडक्शन है या फिर ग्रोथ या फिर मार्केट सेगमेंटेशन या फिर डिक्लाइन। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है पहले ग्रोथ होती है, फिर नहीं, पहले इंट्रोडक्शन किया जाता है, फिर ग्रोथ की जाती है, फिर उसकी मैच्योरिटी आती है और उसके बाद डिक्लाइन आए। तो इसमें मार्केट सेगमेंटेशन इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लियरली सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके। विच एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स डू होलसेलर जनरली अप्लाई टू ऑब्टेन देयर प्रमोशन ऑब्जेक्टिव। देखो, जब होलसेलर की बात करते हैं, अगर वो प्रमोशन कर रहा है तो क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा, पर्सनल सेलिंग करेगा, डायरेक्ट सेलिंग करेगा। उसका काम क्या है, मतलब वो रीसेलर को अट्रैक्ट कर रहा है। होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर, उसके लिए रिटेलर चाहिए उसको, है ना, होलसेलर के लिए, कि भाई उसका माल है, कोई और रीसेलर है वो सेल करे, तो उसके लिए वो क्या करेगा, ट्रेड प्रमोशन करेगा। ओके, राइट ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑन व्हाट डेट गैट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू WTO। गैट को कब WTO में ट्रांसफर कर दिया गया, 31 ऑफ 1995, जनवरी, 1 जनवरी 1995, 30 जून 1995 या फिर 31 दिसंबर 1995। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ कि भाई थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाए, छोटी वीडियो बने, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप वैसे देखना चाहते हो एक एक मतलब क्वेश्चंस के आंसर मतलब डिस्कशन के साथ, तो आप मेरे MCQs देख सकते हो। मैंने कुछ यहाँ से भी इंक्लूड कर लेती हूँ ताकि आप लोगों की बहुत अच्छी रिवीजन हो जाए, और साथ में हम पूरी तरह से डिस्कस करते हैं, एक एक टर्म को डिस्कस किया जाता है उसके अंदर। तो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो ये राइट ऑप्शन होगा उसका सेकंड, मतलब 1 जनवरी 1995 को गैट को WTO में ट्रांसफर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरह से, XY एक शेयर है इनके, 3:2 रेशियो में वो मतलब शेयर प्रॉफिट का शेयर कर रहे थे। उन्होंने थर्ड पार्टनर जो Z था, Z कह लो या Z कह लो एक ही बात है, एडमिट कर लिया 1/5 शेयर, मतलब उसको कहा कि पहले जो 3:2 ले रहे थे उनको कहा कि तेरे को 5 में से 1 हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ, वो कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा अगर Z है एक्वायर कर रहा है 320 का तो X का हिस्सा और Y के प्रॉफिट में से 120। तो एक तरह से देखी जाए तो माय डिफरेंस देखो इनका क्या बनता है, X और Y की बात करें तो इसका बन रहा है 3/5 इंटू, सॉरी माइनस कर देंगे किसका, X में से कितना ले रहा है वो, Z कर रहा है X का 3 माइनस 3/20, ये लेने लग रहा है। ठीक है,
अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, 9/20। ओके, मतलब 9 अगर x के प्रॉफिट में से 3/20 अगर वो हिस्सा ले लेता है तो z को x के पास कितना बचेगा, 9/20, मतलब 9th हिस्सा बचेगा 20 में से। ऐसे ही बात करें, उसने इसका ले लिया y का भी उसने लिया है, y का लिया है, y की बात करें, ये तो x का था, अब y को करेंगे, y का जो हिस्सा था वो बन रहा था 2/5 और इसमें से इसने लिया कितना है, 1/20। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे मतलब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा इसका, इसने इसका ले लिया मतलब 720 बच जाएगा, मतलब 120 इसने ले लिया तो इसके पास y का हिस्सा बचेगा 720। तो एक तरह से देखा जाए तो नए रेशो जो आपका x और y का कितना आया, 9:20, सॉरी 9:7। तो वैसे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट जा सकते हो, लेकिन अगर इसका भी z का भी निकालना चाहो तो क्या करोगे, देखो z का हिस्सा कितना है, 1/5 है। अगर 1/5 की बात करें तो इसको नीचे वाले हिस्से को 20 बनाना है, तो ऊपर और नीचे आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 4/20 बनेगा। तो आपका 4 कहाँ पे है, यहीं पर ही है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे और ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हो सोल्यूशन, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 97 ICSI इज द क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क यूज इन केस ऑफ ISI जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन है किसके लिए यूज की जाती है, किसके केस में यूज किया जाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, फूड प्रोडक्ट्स में, ऑटोमोबाइल्स में। तो माय डिफरेंस जो ISI मार्क होता है वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में यूज किया जाता है। अगर फूड प्रोडक्शन की बात करें तो इसको ध्यान में रखता है FPO। ठीक है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फूड जो डिपार्टमेंट आता है उसके अंडर आता है ये। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जो आपके सामने है 98 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग का कौन सा प्रोसेस नहीं, ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल भैया, प्लानिंग के पास ऑब्जेक्टिव, इम्प्लीमेंटेशन, प्लान करने के बाद आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ये भी सही है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस और फॉलोअप। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब तक अभी तो आप प्लानिंग कर रहे हो तो उसके साथ आप उसको मेजर कैसे करोगे, अभी तो प्लानिंग चल रही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग की पूछ रहा है, तो रॉन्ग क्या है हमारा, थर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं 99 कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स। आपको देखना है इन सबको। डिबेंचर दे रखे, प्रीपेड रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट अक्रूड दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। विच ऑफ देम आर करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी की बात, डिबेंचर लायबिलिटी लेकिन लॉन्ग टर्म है, प्रीपेड रेंट है ये आपके असेट में आएगा, इंटरेस्ट अक्रूड वो भी आपका लॉन्ग टर्म में होगा, लेकिन जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये आपकी करंट में आती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका करंट लायबिलिटी ही होता है। ओके, ERG में क्या दे रखा, एग्जिस्टेंस, ई मीन्स रिलेटेडनेस, ग्रोथ। नीड थ्योरी किसने दी थी, मोटिवेशन की थ्योरी है ये। फ्रूएड ने दी थी, स्कोट ने दी थी, एल्डफर ने दी थी, या फिर आपके पीटर एफ ड्रकर ने दी थी। तो माय डियर फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है उसका थर्ड, मतलब एल्डफर ने दिया था ये आपका ERG थ्योरी, मोटिवेशन। ये जरूर कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके मोटिवेशन थ्योरीज, एंड आई नो कि आप लोगों को इस बात का पता है। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड इट्स फंक्शंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना काम कब स्टार्ट किया, अपना मतलब जो भी उन्होंने जो ऑपरेशन कब स्टार्ट किए, 1 अप्रैल 1993 को, 1934 को, 1 अप्रैल 1935 को, या 1 जनवरी 1334 को, 1934 को, या फिर 1 जनवरी 1935 को। तो राइट ऑप्शन होगा सेकंड। नेक्स्ट पे चलिए जो है आपके सामने 102 एक्टिविटी रेशियो आर ऑल्सो टर्म्ड एज। एक्टिविटी रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, एफिशिएंसी रेशियो कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। टर्नओवर रेशियो ये भी बोला जाता है एक्टिविटी रेशियो को। लेवरेज रेशियो बिल्कुल नहीं भाई, लेकिन यहाँ पे फोर्थ में दोनों दे रखे एक साथ इंक्लूड, मतलब ये सिंगल दे रखे थे यहाँ पे दोनों, तो राइट ऑप्शन होगा फोर्थ। सेबी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर। सेबी को एक तरह से स्टैट्यूटरी संवैधानिक रूप कब मिला था इसको, 1992, सेकंड 1993, 1994 या 1995। तो राइट ऑप्शन है उसका फर्स्ट। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपको जरूर पता होना चाहिए, और बार बार क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ये बहुत आते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस, ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर टीचिंग एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल जाते हैं। हायर डेबिट इक्विटी रेशियो रिजल्ट इन, अगर आपने डेब्ट ज़्यादा ले रखा है तो उससे क्या होगा, लोअर फाइनेंशियल रिस्क, हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क,
लो फाइनेंशियल क्राइसिस या हायर ईपीएस। आपको पता है जो डेब्ट होता है वो सस्ता होता है क्योंकि उसमें आपको जो आपका इनकम टैक्स है वो डिडक्ट हो जाता है, राइट, मतलब कम देना पड़ता है, तो एक तरह से लो फाइनेंशियल क्राइसिस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 105। शेयर कैन बी फोरफिटेड। शेयर कब फोरफिट किए जाते हैं? नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, फॉर फेलियर ऑफ अटेंड मीटिंग्स, फॉर फेलियर ऑफ रीपे द लोन ऑफ द बैंक, या फॉर विच शेयर्स आर प्लीज एज अ सिक्योरिटी। माय डिफरेंस, जब कॉल्स मतलब पैसे मंगवाए जाते हैं, कॉल की जाती है और वो नहीं मिलती है तो उसको फोरफिट कर दिया जाता है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका न्यूमेरिकल है, इसको हम सोल्व करते चलेंगे क्योंकि देखो इसका तो सोल्यूशन थोड़ा बनता है और औरों को करना स्टार्ट करेंगे बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, दैट इज़ नॉट अ गुड फॉर दिस टाइम। हम वैसे इंक्लूड कर लेंगे MCQs जब करेंगे 10-15 इस तरह से क्वेश्चन लेकर, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, उसके अंदर डिस्कस करेंगे आराम से। चलिए, इफ़ ओपनिंग कैपिटल, एक ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 60,000, ड्राइंग दे रखी है 5,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस की उसने पीरियड में 10,000 की, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 90,000, द वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट निकालना आपको। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? देखो जब प्रॉफिट आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे, जब आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से अगर आप ओपनिंग स्टॉक इंट्रोड्यूस आप उन्होंने जो किया वो निकाल दोगे, डिडक्ट कर दोगे, तो आपके पास प्रॉफिट बच जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक इसके पास कितना है? 90,000, ठीक है, 90,000, साथ में उसने ड्राइंग भी की, ये भी तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो 95,000 की इसके पास ड्राइंग्स थी, थोड़ा पेन सही से काम नहीं कर रहा, माइनस इसमें से कर देंगे, इसने ओपनिंग कैपिटल थी 60,000, साथ में हम देखो ब्रैकेट में कर लो, इसको तो माइनस करना है, ठीक है, और इन दोनों को मतलब ओपनिंग और इंट्रोड्यूस इसने किया था ड्यूरिंग द पीरियड, दैट इज 10,000, मतलब 70,000 को इन दोनों में से लेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जब हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक प्लस ड्राइंग में से अगर हम ओपनिंग स्टॉक और एडिशनल कोई भी कैपिटल लगाइए, अगर उसको हम डिडक्ट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो राइट ऑप्शन आपको मिलेगा सेकंड, मतलब मीन्स 25,000। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 107, जो आपके सामने कुछ इस तरह से है। डैश आर द ओब्लिगेशंस और डेबिट दैट आर एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। देखिए ऐसी कौन सी चीज़ है, ओब्लिगेशंस क्या होते हैं हमारे, जिनको हम आने वाले फ्यूचर में हम उनको रीपे करते हैं, मतलब हमें देना पड़ता है। डिबेंचर है बिल्कुल, हाँ, कैपिटल है यस, शेयर्स हैं बिल्कुल, लेकिन जो लायबिलिटी होती है ये सब इन तीनों को ही इंक्लूड किए हुए हैं, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड। मतलब ये तो अलग अलग है लेकिन लायबिलिटी के अंदर ये सब आ जाते हैं, डिबेंचर भी हैं, शेयर्स भी हैं, ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? 107 का थर्ड। आपके सामने है 108, A नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रिपेयर। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या प्रिपेयर नहीं करता है, जब उसकी बात ही हो गई नॉन प्रॉफिट है वो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करेगा, तो राइट ऑप्शन उसका थर्ड होगा। मतलब देखिए भाई, नॉन प्रॉफिट जो NPO होते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यस प्रिपेयर करते हैं, रेसिप्ट एंड पेमेंट वो भी प्रिपेयर करते हैं और बैलेंस शीट भी करते हैं, लेकिन जब P&L की बात आती है तो वो नहीं किया जाता NPO में। 109, पब्लिक एंटरप्राइज इज डिफाइंड एज। पब्लिक एंटरप्राइज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैं थोड़ा लंबा नहीं पढ़ूंगी तो आप थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे, तो राइट ऑप्शन इसका फोर्थ, एन ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज फॉर डेफिनाइट सेट ऑफ पब्लिक पर्पस। ओके, गोट इट। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेज किया जाता है पब्लिक अथॉरिटी से ही, किसके लिए? पब्लिक पर्पस के लिए, वो क्या होगी हमारी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आपके 1010 है वो आपका न्यूमेरिकल है। देखिए, इफ शेयर 10 है, एक शेयर का प्राइस दे रखा है 10, उसमें से ऑन विच 8 इज कॉल्ड अप, 8 उसमें से मतलब 10 में से 8 रुपये तो मंगवा लिए उन्होंने कंपनी ने, एंड 6 इज पेड, किसी ने उसमें से 8 तो मंगवाए लेकिन पे किए 6, इज फॉरफिटेड। अब इस शेयर को क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। स्टेट विच अमाउंट द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। शेयर कैपिटल जो आपका अकाउंट है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया गया टू, किससे करोगे आप? जो कॉल्ड अप मनी है उसी से तो करोगे, जो कॉल किया था और जो नहीं आया उसी से तो करोगे, तो कितना होगा? 8 रुपीज़। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 8। ओके, नेक्स्ट पे चलेंगे जो आपके पास है 111, डोंट बी कंफ्यूज्ड, we are here anyway।
111 which business unit generates substantial cash surplus is due to low industrial growth and high market share. कैश काउ हो, डॉग होगा, क्वेश्चन मार्क होगा या स्टार होगा. देखिए ये आपको ज़रूर आना चाहिए. कुछ इस तरह की एक विंडो सी बनाई होती है इसमें, ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है, यहाँ पे आपका डॉग होता है, और यहाँ पे आपका स्टार बना होता है, और यहाँ पे आपका कैश काउ होता है. कैश काउ. देखिए इसको इजीली जो करने का मेथड है ना, मैं आपको उसका देखो एक वो बताती हूँ आपको. क्या इसका सबसे इजी जो शॉर्ट ट्रिक है, देखो जब आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पता है, कुछ इस तरह से होती है ना. जब इंट्रोडक्शन में होता है प्रोडक्ट, जब क्वेश्चन मार्क में होता है, ठीक है. लेकिन जब वो जैसे ही ग्रोथ में जाता है, तो ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ के अंदर हाई मार्केट शेयर होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ मतलब ग्रोथ कर रहा है, अभी ग्रोथ होने लग रही है, ठीक है. तो यहाँ पे आती है कैश काउ. कैश काउ. फिर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे क्या आएगा उसके पास, ग्रोथ रेट तो कम है लेकिन मार्केट उसने पूरा शेयर कर लिया, तो यहाँ पे मैच्योरिटी आ गई. मैच्योरिटी में स्टार पे पहुँच जाएगा. जब वो डिक्लाइन होने लग जाता है, मतलब दोनों मार्केट शेयर भी कम होने लग जाता है और उसका ग्रोथ रेट भी कम होने लग जाता है, तो किस पे आ जाता है, डॉग पर. तो ये इसका शॉर्टकट है. अगर आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जानते हो तो इससे इसको रिलेट करके देख सकते हो. तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो. राइट ऑप्शन क्या होगा, कैश काउ. मतलब जब हमारा ग्रोथ रेट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है वो तो लो है, ग्रोथ अभी चल ही रहा है, और मार्केट में शेयर उसका बढ़ रहा है, तो क्या होगा, कैश काउ. ओके. इस तरह से आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो, याद रख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है 112 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्ट द फंड्स फ्लो स्टेटमेंट. फंड फ्लो स्टेटमेंट को क्या अफेक्ट नहीं करेगा. परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, एक पर्सनल कंप्यूटर खरीदा है. सेल ऑफ मशीनरी बिल्कुल करेगी बॉस, फंड फ्लो को इफेक्ट करेगी ना, सेल कर देंगे तो आप मशीनरी को. रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स एट प्रीमियम, अगर डिबेंचर को रिडीम किया है प्रीमियम पर, या फिर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिया है ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन पर भी इफेक्ट करता है. लेकिन जब हम बात करते हैं परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, यहाँ पे पर्सनल दिया है, यहाँ से बिजनेस से कोई रिलेटेड नहीं है. ये पे ये नहीं कहा कि बिजनेस पर्पज के लिए लिया था. ऑफिस आगे यहाँ पे किया कहा होता परचेज ऑफ ऑफिस कंप्यूटर, दैट इज द बिजनेस ट्रांसैक्शन. लेकिन पर्सनल कंप्यूटर बिजनेस ट्रांसैक्शन नहीं है, तो ये फंड फ्लो को अफेक्ट नहीं करेगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 113. मैच करना आपको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा. गुडविल ऑफ द कंपनी. गुडविल कैसी चीज़ होती है आपकी. जब गुडविल की बात करें, वो हम आपकी क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट होती है. तो ए को जब हम सेकंड मैच करेंगे, ए का सेकंड, इन चारों में ओनली यही है जो ए को सेकंड से मैच कर रहा है, ठीक है. तो वैसे हमें आंसर तो मिल चुका है इसका, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए. बैंक ओवरड्राफ्ट, जब ओवरड्राफ्ट बनाते हैं तो एक तरह से क्या होती है, हमें ऊपर भी किया था, ये क्या होती है, आपकी करंट लायबिलिटी होती है. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स. देखिए ये जो होते हैं फिक्टिशियस एसेट होते हैं, इनको धीरे धीरे हम क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है. प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, अगर आपने जो शेयर हैं प्रीमियम पर इशू किए हैं, तो एक तरह से क्या हो गया, आपकी उसका जो मनी होगा किस में चला जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा. तो राइट ऑप्शन उसका है फर्स्ट. इस तरह से आप कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 115. कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज. कंट्रोलिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं कि कौन सा होता है, फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड एज वेल बैकवर्ड लुकिंग, या फिर नीदर फॉरवर्ड नोर बैकवर्ड लुकिंग. देखिए कंट्रोल ही करना, तो हम आगे पीछे सब कुछ ही तो देखिए, तभी तो कंट्रोल कर पाएंगे. आप हिस्ट्री को भी देखोगे, फ्यूचर को भी देखोगे, दाएं भी देखोगे, बाएं भी देखो, तभी आप कंट्रोल कर सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आपके सामने, जो आपके सामने 115. ये न्यूमेरिकल है, इसको हम थोड़ा सोल्यूशन कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है. ओके. डेटर्स दे रखे 80,000 के, बैड डेट्स दे रखे 2,000 के. देखो डेटर्स थे वो 80,000 के थे उनके पास, जिसमें से 2,000 बैड डेट बन गए. प्रोविजन फॉर बैड डेट इज 4,000. इन्होंने पहले से ही प्रोविजन बना रखा था बैड डेट्स का 4,000 का, जिसमें से 2,000 तो उनको हो गए. इट इज डिजायर्ड टू मेंटेन अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,000. अब उनको 1,000 का और बनाना पड़ेगा. ओके.
स्टेट द अमाउंट टू बी डेबिट क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कहते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, आपको बताना होगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है कि ये डेबिट होगा। ओके, 80,000 में से 2,000 पहले मतलब डेट्स बैड हो गए, 4,000 का उन्होंने बना रखा था प्रोविज़न, तो 2 तो कितने बच गए, इनको ऐड करेंगे तो 2 और 3 1,000 हो गए, मैं सॉरी 3,000 हो गए, तो 1,000 रह गए, है ना। 1,000 को क्या कर दोगे आप, क्रेडिट कर दोगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 1016 एंड हियर यू आर, इट इज हियर। एनीवे या डैश डेज ग्रेस आर एडेड इन टर्म ऑफ द बिल्स टू द डेट ऑफ मैच्योरिटी। जब डेट ऑफ मैच्योरिटी की बात करते हैं, कुछ जो ड्रोअर होता है, मतलब ड्रॉ करता है, क्रेडिटर होता है, वो कुछ 3 डेज देता है ग्रेस के, कि भाई आप 3 दिन और ले लीजिए, आप मेरी पेमेंट कर देना, ठीक है। मतलब जो पीरियड दिया उसमें 3 डेज और ऐड करके देता है, वो होता है आपके ग्रेस पीरियड, जो आपका 3 होता है। राइट ऑप्शन इज 3 मीन्स थर्ड। 117 द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल क्या होता है, तो आपको मैं वैसे ही बता देती हूँ। देखिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो आपके शेयर होल्डर है उनकी वेल्थ मैक्सिमम हो, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड। मतलब देखो प्रीफरेंस, केवल प्रीफरेंस की या फिर ओनली प्रॉफिट, ये नहीं होगा, सिर्फ यही हो सकता है कि वेल्थ करना, उनके पास बिजनेस में, उस कंपनी में अगर किसी ने पैसे लगा रखे हैं तो उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, शेयर मतलब शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 118, ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट इज डेबिटेड टू। कहते हैं एडमिशन लिया है किसी न्यू पार्टनर ने, इससे क्या हो गया, उनकी वैल्यू इंक्रीज हो गई एसेट की। अब इस वैल्यू जो एसेट की इंक्रीज हुई, क्या करना पड़ेगा उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्ट करेंगे, एसेट अकाउंट में करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। जब एसेट इंक्रीज हुई तो एसेट इंक्रीज का नेचर क्या होता है, एसेट जैसे इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है ना, तो एसेट जब कब डेबिट क्या होगा, तो एसेट अकाउंट में जाएगी। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 119 आपके सामने है। हाँ यस 119, dash is a process of entering in the ledger the information given in the journal। जब जर्नल में आपको इन्फॉर्मेशन डालनी हुई है, उसको हम लेजर में लेके जाते हैं, तो क्या करते हैं हम, जर्नलाइजिंग करेंगे, डबल एंट्री करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, नरेशन करेंगे। इतना लड्डू क्वेश्चन पूछ लिया, कमाल है, कॉमर्स वालों को बेवकूफ़ समझते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने 120, मतलब पोस्टिंग करेंगे, आई होप यू नो। 120 दैट इज ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज अ पार्ट ऑफ। आपको ग्रुप एक्टिविटीज हैं, उनको क्या करना है, इकट्ठा करना है एक साथ, और किस बेसिस के ऊपर करना है, प्रोडक्ट लाइन। तो क्या होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलेंगे उसको, प्रोडक्ट डिपार्टमेंटाइजेशन बोलेंगे, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। मुझे पता आप ये दोनों तो आप डिटेक्ट कर दोगे, आई नो कॉमर्स के बच्चे काफ़ी होशियार हो, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। देखो जब प्रोडक्ट लाइन की, जब प्रोडक्ट की बात हो रही है, फंक्शनल होता है जब आप सेल अकाउंट को अलग कर दो, परचेज अकाउंट को, HR अकाउंट, मतलब उसको डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दो, अकाउंट नहीं, मैं सॉरी डिपार्टमेंट की बात कर रही थी। मतलब उनको अगर उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर अलग कर देते हो तो वो तो फंक्शन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट के मतलब अगर आप पेन ये बना रहे हो, पेन से रिलेटेड एक पेन बनाया आपने, पेन से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट से चाहिए, सेल हो, परचेज हो, प्रोडक्शन हो और मार्केटिंग हो, सारे डिपार्टमेंट, सारे जितने फंक्शन हो एक ही डिपार्टमेंट के अंडर होंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा उसका, प्रोडक्ट डिपार्टमेंटाइजेशन। भाई एक जगह पेन बन रही है, एक जगह पेंसिल बन रही है, एक जगह इरेजर बन रहा है, ठीक है, और उसी मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग आप डिपार्टमेंट बना रहे हो, तो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट बनेगा आपका। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। 121, oh sorry, which of the following statement is true। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है ट्रू होगी। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बता रखा है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करता है, तो सबसे पहले आपको पता है जिसको पैसे लेने होंगे वही ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो
पैसे किसको लेने होते हैं, वो क्रेडिटर को लेने होते हैं, राइट। तो देखिए ड्रोन बाय द पे, बिल्कुल नहीं, जिन्हें तो पे करने ड्रॉ करेगा, चलिए क्रेडिटर कर देगा, बिल्कुल ड्रॉ करेगा, इसको पैसे मांगने हैं सामने वाले से, तो ये इसकी तो बिल्कुल इसको तो करना ही पड़ेगा भाई, इसकी तो मजबूरी है। चलिए राइट ऑप्शन है इसका सेकंड। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ी सी जल्दी कर लेते हैं, लंबी वीडियो हो जाएगी, आई डोंट लाइक दैट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी रेक्टिफाइड थ्रू द सस्पेंस अकाउंट। जब हम सस्पेंस अकाउंट की बात करते हैं तो सस्पेंस अकाउंट में कौन किस तरह की एरर को हम इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना, जो सस्पेंस अकाउंट होता है ना, उसके अंदर हम वो डालते हैं, या तो हम उसको ओवरकास्ट कर देते हैं, अंडरकास्ट, कोई भी अकाउंट या कोई भी ट्रांजैक्शन आपने अंडरकास्ट कर दी है, ओवरकास्ट कर दी है, तो हम सस्पेंस अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट, अंडर वैल्यू बाय 1000। आपने सेल रिटर्न बुक को ही अंडरकास्ट कर दिया 1000 रुपीज़ से, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपको आंसर मिल गया है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा बता दिया है। अब नीचे वाले करेंगे तो ये नहीं मिलेंगे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। समझ गए ना आप, आई होप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 123। देखिए इसमें है ना बहुत एचटेट है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन देता है, ये मैंने देखा है, बहुत अच्छे से देखा है। डीएसएस भी देखती हूँ, केवीएस भी आपका सोल्यूशन करवाया, एनवीएस का भी, सभी अच्छे देते हैं, लेकिन एचटेट में भी बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इस तरह की प्रिपरेशन भी कर लेते हो तो आपके जो अगर आप और किसी भी सेंटर या फिर कोई भी संस्था की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। चलिए 123, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय। किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन इलेक्ट करता है, जनरल पब्लिक करती है, बिल्कुल, कैसे करेगी जनरल पब्लिक, उसका क्या लेना देना कंपनी से। एनीवेज, गवर्नमेंट बॉडीज, बिल्कुल नहीं। शेयर होल्डर्स या एम्प्लॉयज, पैसा लगाया शेयर होल्डर्स ने तो वही करेगा डिसाइड, ओके भाई, उनके वही डिसाइड करेगा कि उनके पैसे को कौन संभालेगा, या उन्होंने जहाँ जिस कंपनी में पैसे लगाए उस कंपनी को कौन संभालेगा, कौन करेगा, शेयर होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 124, इसे मैचिंग कर है, थोड़ा सा देख लेते हैं। मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोली मोनोपोली में आपको पता है कि मोनोपोली प्राइस मेकर होता है, यस। होमोजेनियस प्रोडक्ट होंगे, प्राइस मेकर होगा, ठीक है। हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। देखो ओलिगोपोली में भी आप थोड़ा जानते हो, इस तरह से आप थोड़ा सा एक दो को भी जान लोगे ना तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। तो ओलिगोपोली में प्राइस रिजिड होता है। तो देखो फर्स्ट आपका ए तो गया 2 पर, ए गया 2 पर, ये है ए पर, जस्ट होल्ड ऑन यार, व्हाट व्हाई यू आर हियर, और डी गया 4 पर, तो राइट ऑप्शन यही होगा आपका, ठीक है, ये वाला नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हम थोड़ा सा जल्दी में हैं, कॉमर्स के बच्चे ऐसे होते हैं, खैर यार, डोंट मूव। 125, इन इंडिया द कमर्शियल बैंक्स आर गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन बाय। देखिए जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है आरबीआई, वही ही जितने भी बैंक्स होते हैं उनको लाइसेंस, उनको ऑपरेट कौन करता है, रेगुलेशन कौन करता है, आरबीआई करता है। तो इसको मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आप बहुत समझदार इस मामले में। तो विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग करने के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको होमवर्क दे दूं, मुझे अच्छा लगेगा। देखिए आपके सामने बुक कीपिंग जो हम करते हैं, क्यों करते हैं, टू नो द नंबर ऑफ द वर्कर्स के बारे में जानना है ना भाई ना, असर्टेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, असर्टेन ऑफ कैश पोजीशन। बताइए, आपको बताना होगा इसका आंसर, तो या मुझे कमेंट बॉक्स में 126 आई होप यू नो भाई। देखिए आप किसके, कॉमर्स के बच्चे, और बेसिक क्वेश्चन आपको ज़रूर आते होंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क है और मुझे इसका आंसर आपसे ही चाहिए, और आप मुझे दोगे। बुक कीपिंग आई थिंक आपने अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर में ही कर लिया होगा कवर, 11th का क्वेश्चन है ये, और बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है, लड्डू खा जाओगे, डकार भी नहीं मारोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 127, a measure of responsiveness of quantity demanded to change in the price of related goods is known as। देखो इसमें कह रहा है कि रेस्पॉन्सिवनेस है, मेजर कर रहे हो आप, उसमें क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड टू, जैसे ही जैसे प्राइस चेंज होता है उसमें क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है, तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी। पहला ही आंसर सही है, हमसे लड्डू क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताओ हद है। चलिए क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते, ठीक है।
128 विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग से होती है कोचिंग, क्लासरूम, केस स्टडी या फिल्म्स। ऑन द जॉब, तो राइट ऑप्शन क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा। आई होप यू हैव सीन दैट। देख कॉन्फ्रेंस वगैरह है, फिल्म्स दिखा रहे हो, केस स्टडी कर रहे हो, वो तो ऑन द जॉब थोड़ी ना होगी, थोड़ी आउट ऑफ द जॉब होगी, मतलब वर्क प्लेस से थोड़ा सा आउट होकर होगी, कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, कोचिंग। 129, वाओ दैट इज न्यूमेरिकल, आई थिंक आपका फेवरेट हो गई पोर्शन। कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन, एक मशीन के कॉस्ट प्राइस दे रखी है 1 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45,000, इसके ऊपर वो कह रहे 1 लाख की कॉस्ट थी मशीन की, उसके ऊपर 45,000 उन्होंने मतलब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा लिया। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद इसकी जो बंदे नहीं सॉरी मतलब ये मशीन है, इसकी वैल्यू कितनी बच जाएगी, 55। अब इसमें से कह रहा है उसने सेल कर दिया, जस्ट होल्ड ऑन, यस, सेल कर दी उन्होंने 40,000 पर, यस, मतलब उन्होंने कह रहा है जो मशीनरी की कॉस्ट 55,000 रह गई थी उसको सेल कर दिया 40,000 पर, तो अब क्या होगा, उसको लॉस हुआ, हानि हुई, प्रॉफिट हुई, क्या हुआ। तो माय डिफरेंस ऑब्वियस ही बात, उसको जब हम 55 में से 40,000 लेस करेंगे तो उसको लॉस ही होगा। चीज़ थी 55,000 की, बेची उसने 40,000 की, तो 15,000 का लॉस हो रहा है उसको, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। लॉस ऑफ 15,000। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है। ओके, इस तरह से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं और आई होप आगे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव आएंगे। आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आपको अगर नेट की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको पता हो कितने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं। इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर सेक्शन 10 to 15 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हु शैल बी द प्रेसिडेंट। वो कह रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट फोरम बनानी है, किस सेक्शन के अंडर, 10-15 के, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात भी कर रहा है, इसके लिए करना है। आपका कंज्यूमर फोरम बनानी है कि भाई आपको कोई भी कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंप्लेंट होती है तो इनके पास लेकर आएगा, तो अब कौन प्रेसिडेंट बनेगा उसका। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट होल्ड ऑन, देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट, थोड़े की पॉइंट को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट कलेक्टर वो तो बन ही नहीं सकता है, जज होता है वो बनता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका एक्चुअली ये होगा सेकंड, ए पर्सन हु is or has been or is qualified to become district judge। जो डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका है या जिसने क्वालिफाई किया है वही ही इसका प्रेसिडेंट बनेगा कंज्यूमर कोर्ट का। चलिए बॉस नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 131 जो आपके सामने इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी। इनमें से कौन सी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, आपको ये बताना है। कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है ये जरूर ध्यान दे लेना। प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन देखो जब बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये भी एक तरह से उसकी एक्टिविटी आती है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक है। प्रेजेंस ऑफ रिस्क, जब बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर रिस्क भी होगा। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल ये भी होगा, लेकिन कैरेक्टर की बात कर रहा है, सैलरी और वेजेस, यही इसका राइट ऑप्शन होगा, जो इसका कैरेक्टराइज नहीं कर रही है एक्टिविटी उसको, बिजनेस को। एनीवेज नेक्स्ट चलते हैं। ऑन रिसीविंग द रिटर्न गुड्स फ्रॉम द बायर द सेलर सेंड। एक सेलर था, उसने रिसीव किया, नोट रिसीव किया, किससे, बायर से। किस वजह से, क्योंकि उसने रिटर्न कर दी कुछ गुड्स को। तो सेलर क्या करेगा, देखिए सेलर ने क्या किया, उसको उधार पे तो पैसा दिया है, तो वो क्या करेगा, नया बनाएगा। उसको कुछ सामान वापस आ गया तो क्या करेगा, क्रेडिट नोट बनाएगा ना, नया बनाएगा ना आपके लिए, मतलब उसके लिए, डेटर के लिए। तो क्या बनेगा, उसको डेटर नोट, क्रेडिट नोट बना के उसके दोबारा सेंड कर देगा। मतलब अगर बायर रिटर्न कर रहा है तो बायर क्या करेगा, इसको थोड़ा इजी है ये लर्न करना इस तरह से। बायर क्या होता है, बायर यहाँ पर डेटर है, डेटर क्या करेगा, डेबिट नोट सेंड करेगा, और सेलर क्या करेगा, क्रेडिट नोट सेंड करेगा, ठीक है। इस तरह से शॉर्टकट के साथ इजीली लर्न कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन। 133 व्हेन प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। BRS, सबको पता होगा BRS के बारे में, बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिसमें पासबुक और कैश बुक को मैच किया जाता है ना।
If you start with an overdraft as per passbook then the check deposit but not yet cleared. आप किसके साथ स्टार्ट कर रहे हो? ओवरड्राफ्ट के साथ कर रहे हो, ठीक है, एज पर द बुक, और पास के साथ जा रहे हो आप. आपने एक चेक डाला था, अभी से क्लियर नहीं हुआ है वो. आपने एक चेक डाला, ओवरड्राफ्ट का चेक डाला, मतलब भाई आपके पास 500 रुपये थे अकाउंट में और 550 का डाल दिया आपने. अब किसकी तरफ देख रहे हो? पासबुक की तरफ देख रहे हो. तो आपकी तरफ से क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट डाला तो मतलब यहाँ पे ऐड कर दिया आपने. मतलब आप सोचोगे ऐड करने की ज़रूरत है, लेकिन वो वहीं से क्लियर ही नहीं हुआ, तब क्या करोगे? डिडक्ट कर दोगे, है ना. राइट ऑप्शन इज सेकंड. मैचिंग का है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इस टॉपिक में से ज़रूर क्वेश्चन आता है किसी भी टीचिंग एग्जाम में. 134 कॉन्टीजेंसी अप्रोच टू लीडरशिप वॉज गिवन बाय. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये क्वेश्चन कॉन्टीजेंसी अप्रोच जरूर पूछी जाती है, फिडलर ने दी थी, ठीक है. ये जितनी भी अप्रोच है लीडरशिप की या फिर आपकी मोटिवेशन की, इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है, ये ज़रूर लर्न कर लेना. नहीं करना है, नहीं किया है और थोड़ा बहुत आपको मतलब गो थ्रू होना है, अगर कर भी रखा है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे. प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे, सब कुछ आपको मिलेगा. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर. टेलर ने कौन सा प्रिंसिपल नहीं दिया? देखो टेलर ने कौन से दिए थे? मॉडर्न मैनेजमेंट दिया था ना उन्होंने, साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था, तो उन्होंने साइंस नो थम ऑफ रूल ये बिल्कुल दिया था. फंक्शनल फॉर्मैनशिप ये भी दिया था. मैक्सिमम नोट रिस्ट्रिक्टिव आउटपुट, इसने आउटपुट की बात नहीं की. हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड बिल्कुल ये दिया था. तो उनका कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? थर्ड है, ये इन्होंने नहीं दिया. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. आई होप यू नो इट. 136 सॉरी. Which of the following, just hold on, which of the following items is not shown under the heading reserve and surplus? रिजर्व सरप्लस के अंडर कौन सी हेडिंग क्या नहीं आता? कैपिटल रिजर्व बिल्कुल आता है. प्रोविजन फॉर डेट्स, क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल डालते हो आप ये, और जनरल रिजर्व ये भी डालते हो, लेकिन जो आपका प्रोविजन फॉर डेट्स है ये इसके अंडर नहीं आता है ना. जो प्रोविजन फॉर डेट्स होता है वो एक अकाउंट होता है, रिसीवेबल अकाउंट होता है, और ये ऑलवेज हैव अ मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये बैलेंस शीट में जाता है. ओके बॉस, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जो आपके सामने है. 137 व्हेन अ फर्म मेंटेन अ कैश बुक इट इज नीड नोट मेंटेन. जब आप कैश बुक मेंटेन करते तो आपको क्या मेंटेन करने की जरूरत नहीं है? जर्नल प्रॉपर, परचेज बुक, सेल बुक, बैंक एंड कैश अकाउंट इन द लेजर. जब आप कैश बुक ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये प्रिपेयर करने की क्या ज़रूरत है? बैंक एंड कैश अकाउंट अलग से करने की ज़रूरत नहीं है. आप कैश अगर बुक प्रिपेयर करने लग रहे हो तो, मेंटेन कर रहे हो तो. 138 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट. ये बताना आपको. आप इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. जो एंटरप्रेन्योरशिप अर्न प्रॉफिट मैनेजर सैलरीज, ये मतलब क्लियर नहीं बता रहा. सॉरी, एंटरप्रेन्योरशिप इज वंस फॉर ऑल एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस. नहीं ये तो ठीक है, आई थिंक दिस इज वंस फॉर द एक्टिविटी. राइट ऑप्शन आई थिंक फोर्थ है. थोड़ा इसमें कंफ्यूज हूँ मैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है. 139 आप इसको रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा. 139 द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू. इनमें से कौन सी टर्म है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बता रही है? वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? आप एक कॉस्ट के पीछे दूसरी को छोड़ देते हो, ठीक है. तो फोरगोन इन द फेवर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्ट. एक कॉस्ट को आप फोरगोन कर देते हो इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्ट. राइट ऑप्शन इज थर्ड. 140 न्यूमेरिकल है. आप इसको मैंने किया था ये क्वेश्चन, लेकिन इसके मैं आंसर में थोड़ी डाउट हूँ, और मेरी तरफ से इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 30,000. आप एक बार इसको करके देखिएगा और मुझे बताइएगा इसका 30,000 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है. तो ये भी काइंड ऑफ योर होमवर्क. अगर आपको आ जाता है, आपका कोई भी आंसर आता है और किस तरह से आता है, तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा. परचेज कंसिडरेशन का है, डिबेंचर इशू किए इन्होंने. चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जस्ट 141, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इज शोन। प्रीपेड इंश्योरेंस, देखो जो चीज प्रीपेड हो चुकी है वो आपकी क्या बन जाती है, एसेट बन जाती है। 142, व्हाट डज चेंज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या चेंज करता है, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, माइंडसेट ऑफ द पीपल, नेशनल इनकम, या ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग। देखो नेशनल इनकम जो है उसी से पता चलता है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी चल रही है। अगर किसी कंट्री को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का पता चलाना है, मतलब पता करना है हमारे देश की, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है इसका पता करना, तो क्या देखेंगे, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे या फिर माइंडसेट ऑफ पीपल देखेंगे, बिल्कुल नहीं, वो नेशनल इनकम देखेंगे, ठीक है। ओके 143, विच इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एम्प्लॉयज तो इंटरनल होते हैं, कंपनीज पॉलिसीज वो भी खुद बनाती है कंपनी। डेमोग्राफी तो भाई साहब ये तो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड की जब बात करते हैं तो क्या होते हैं हमारे, एक तरह से असेट होती हैं, एज यू नो। एक कंप्लेंट कैन बी मेड टू डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक कंप्लेंट की गई थी डिस्ट्रिक्ट फोरम में, वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन क्वेश्चन अलोंग विद द कंपनसेशन क्लेम डज नॉट एक्सीड। वो कहता है डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर हम कितने अमाउंट तक की कंप्लेंट कर सकते हैं, तो वो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, नॉट एक्सीड देन 20 लाख। मतलब डिस्ट्रिक्ट अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको किस पे जाना पड़ेगा, स्टेट फोरम पे जाना पड़ेगा, और उससे कम है तो आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम पे जाना पड़ेगा, ओके। 146, in India which of the following is prepared on the guideline of the accounting standard 3। accounting standard 3 में हम क्या प्रिपेयर करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 147, which of the following is correct। इनमें से क्या करेक्ट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट में से माइनस कर देंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स राइट ऑप्शन इसका होगा, नेट प्रॉफिट में से आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नेट, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा था ना इसलिए मैंने रीड करना थोड़ा समझा, थोड़ी सी जल्दी में हूँ। इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज, कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रिंसिपल क्या है, 1 शेयर 1 वोट, नो वोट, 1 मैन 1 वोट, मल्टीपल वोट्स। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 1 मैन 1 वोट। 149, which one is not a barrier of a company, communication, technical barrier, culture barrier, linguistic barrier या फिर color barrier। देखो कलर डिस्क्रिमिनेशन कैसे बैरियर हो सकता है, ये तीनों तो हो सकते हैं, कल्चरल बैरियर भी, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये बैरियर आ सकते हैं, लेकिन कलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगा। 150, 10 और रह गए। एट द टाइम ऑफ At the time of retirement of a partner, if goodwill appear in the balance sheet, it should be written off for this capital of all partners are। कहता है किसी का एक पार्टनर तो उसका रिटायरमेंट हो रहा है और उसमें अगर आपको अपीयर हो रही है गुडविल इन द बैलेंस शीट, अगर गुडविल दिखाई दे रही है आपको बैलेंस शीट के अंदर, तो उसको कैसे रिटर्न ऑफ करेंगे, फॉर द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो भाई उनकी जो कैपिटल अकाउंट है उनको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट बाय द डेबिट बाय द न्यू प्रॉफिट रेशियो, डेबिट बाय द इक्वल रेशियो, क्रेडिट बाय द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेबिटेड बाय द, तो माय डियर फ्रेंड्स ये इक्वल रेशियो में डेबिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों का हिस्सा है ये उसके अंदर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एंड अच्छा मीन्स ओके माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द सेक्शन। मुझे लगा कि ये सेशन 160 क्वेश्चन थे, आई एम सॉरी, these are only 150। so my dear friend, this is the end of the session। good luck, goodbye, प्रिपरेशन करते रहिए और
हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।